मेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 टेलीकॉम स्विचिंग नेटवर्क सब्जेक्ट, जो कि डिप्लोमा थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में EL 308 सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 2 के अंतर्गत टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो सेंट्रलाइज्ड SPC के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट 2 है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीज़न स्विचिंग के बारे में है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें पहले क्या था कि जो हमारे पुराने जो एक्सचेंजेस हुआ करते थे उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग नेटवर्क हुआ करता था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का तात्पर्य है कि उसमें जैसे इलेक्ट्रिकल रिलेज हुआ करती थी, और ये इसे हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल से कनेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन अब हम जो वर्तमान में, उसके बाद में कालांतर में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क को एसोसिएट किया गया। इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और आईसीज का यूज़ किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के स्थान पर आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एसपीसी है उसका ब्लॉक डायग्राम है। सेंट्रलाइज्ड एसपीसी का अर्थ है केंद्रीकृत स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, इसका अर्थ ये है कि प्रोसेसर के अंदर उसकी मेमोरी में पहले से ही एक प्रोग्राम जो है वो स्टोर्ड रहता है, जो कि उस एक्सचेंज द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसकी प्रोग्रामिंग पहले से ही सेव करके रखता है और उसी के अनुसार टास्क एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो जैसे सेंट्रलाइज्ड एसपीसी जो है हमारा, उसमें एक केंद्रीकृत प्रोसेसर होता है। तो केंद्रीकृत प्रोसेसर अगर है तो वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अपने अन्य जो एंशिलरी टास्क उसे दिए गए हैं उसके अलावा जो है सभी कॉल्स को अटेंड कर सके, ट्रंक्स को भी अटेंड कर सके और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो उस केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रोसेसर प्रति सेकंड 10 से लेकर के 100 कॉल्स को प्रोसेस कर सके, इसके लायक होना चाहिए। साथ ही वो अपने अतिरिक्त कार्य भी कर सके, और ये तब वो कर पाएगा जब उसका स्ट्रक्चर रिडंडेंट होगा। अब रिडंडेंट शब्द का अर्थ होता है कि एक ही चीज़ की जो है सहायक प्रतियां, प्रतिलिपियां या एक से अधिक मल्टीपल उसकी कॉपीज़ अवेलेबल होना, और सभी एक जैसी आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल रूप से सक्षम होती हैं कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रोसेसर का। तो उसके लिए अभी हम रिडंडेंसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अब हम पहले अब ये देखें कि हमारा जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल है उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। इसमें ये हमारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर है। इसमें जो ये टू लाइंस का अर्थ है कि जो भी हमारी सब्सक्राइबर लाइंस हैं, आउटगोइंग लाइंस हैं, वहाँ वहाँ को ये सिग्नल जाएगा। और फ्रॉम लाइंस का मतलब है जो बाहर से लाइंस आ रही हैं उनसे सिग्नल इनकमिंग हो रहा है। तो जब बाहर से जो सिग्नल आएगा, इनकमिंग होगा, तो वो क्या किया जाएगा, एक्सचेंज में जो स्कैनर्स लगे हुए होंगे उनके द्वारा स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने का अर्थ क्या होता है कि कंटिन्यूसली उनकी मॉनिटरिंग होकर के रीड करता जाएगा, उसको उनको स्कैन करता जाएगा, और उसमें से जो भी सिग्नल स्कैन होकर आएंगे उन्हें प्रोसेसर को इस एरो की दिशा के अनुसार देगा। यहाँ प्रोसेसर इनको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेसर जो है वो यहाँ आउटगोइंग लाइंस से भी जुड़ा हुआ है सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर के वाया उनके माध्यम से। और प्रोसेसर किससे जुड़ा हुआ है, मेंटेनेंस कंसोल से। कंसोल का अर्थ होता है एक तरह की कंप्यूटर स्क्रीन है जो कि जैसे सीपीयू से जुड़ी होती है।
और वहाँ से हम मेंटेनेंस, जो भी रख रखाव, मरम्मत आदि से संबंधित कार्य होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, और इसमें जो हार्डवेयर की जो कंट्रोलिंग होती है वो यहाँ से मॉनिटर और कंट्रोल की जाती है। और ये एक मेमोरी है जो कि आपका रैम कह सकते हैं। और ये प्रोसेसर सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि बड़ी जो है हमारी हार्ड डिस्क टाइप, जो मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं, वैसी मेमोरी, बड़ी मेमोरी भी है। यहाँ पर क्या होता है, कॉल की रिकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि जो भी हमारा भारी भरकम जो भी डेटा है, जो एक्स्ट्रा डेटा है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। ये एक तरह से ये तो रैम की तरह काम कर रही है, और जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमारी हार्ड डिस्क की तरह काम कर रही है। और वहाँ कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्रोग्राम का भी स्टोरेज हो रहा है, आदि कई कार्य किए जाते हैं। तो इसमें एरो दोनों दिशा में है। इसका अर्थ है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि एरो जो है वो दोनों दिशा में है, यानी कि ये इसका आदान प्रदान सूचना का प्रोसेसर और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में होता है। इसी प्रकार से इस मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में भी सूचना का आदान प्रदान ये हो रहा है। तो यहाँ तीर की जो दिशा है उसके अनुसार हम देख सकते हैं। तो और ये जो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी उन्हें विभाजन आवंटित करता है, विभाजित करके, और लाइंस की तरफ उन सिग्नल्स को भेजता है। सिग्नल से हम आगे जाकर के देखेंगे कि हमारा तात्पर्य है कि जैसे सब्सक्राइबर को हमें रिंग टोन भेजनी है, या आरबीटी है, या उसे ये हमें अलर्ट करना है कि कॉल की जा रही है, तो उससे संबंधित जो एक तरह से इंटीमेशन से रिगार्डिंग इंटीमेट करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो सिग्नल्स कहलाते हैं, यहाँ इस टेलीकॉम एक्सचेंज के इस रेफरेंस में। तो बेसिकली हम सेंट्रलाइज एसपीसी में क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे कि बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं, उनका बेसिकली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम। हालांकि अब इससे भी एडवांस्ड हमारे सिग्नल्स, हमारे और भी एडवांस्ड एक्सचेंजेस आ गए हैं, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड, आईपी बेस्ड भी होते हैं। टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल भी रही है, लेकिन ये हमारा बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम का। तो जैसे सेंट्रलाइज्ड एसपीसी में हम रिडंडेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप देखें। ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, इसमें ये R1 R2 और ये क्या है, रिसोर्सेज हैं, और P1 P2, ये जो PP तक है ये प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। F1 F2 और ये जो हैं ये फंक्शन प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें रिडंडेंसी का ये फ़ायदा होता है कि अगर एक कहीं फेलियर भी हो रहा है तो दूसरा जो सेट है वो उस रुकावट नहीं आने देता है। तो redundancy may also be provided at the level of exchange resources and function programs. Now in implementation, the exchange resources and the memory modules containing the programs for carrying out the various control functions may be shared by the processors. मतलब प्रोसेसर जो है उन वेरियस कंट्रोल फंक्शंस को साझा भी कर सकता है, और प्रत्येक प्रोसेसर जो है वो अपना एक डेडिकेटेड एक्सेस पाथ भी हो सकता है उसका, जो कि एक्सचेंज रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन करे, और इसकी एक अपनी खुद की प्रोग्राम्स की कॉपी भी रखता है। और डेटा जो है वो मेमोरी मॉड्यूल्स में डेडिकेटेड रहता है, जो हमारा डेटा है वो मेमोरी मॉड्यूल्स में डेडिकेटेड रहता है। तो हमारे जो आजकल आर्किटेक्चर है वो ड्यूअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर होते हैं। उसमें जनरली 3 टाइप के मोड में ये ऑपरेशन होता है। ये पहला स्टैंड बाई मोड है, दूसरा सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड है, और तीसरा लोड शेयरिंग मोड है।
तो हम सबसे पहले स्टैंड बाई मोड के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंड बाई मोड क्या होता है? स्टैंड बाई मोड ऑफ ड्यूअल प्रोसेसर। सब इसमें क्या होता है, ये जैसे कि एक आपको डायग्राम बताएं, ये स्टैंड बाई मोड का डायग्राम है। इसमें ये एक्सचेंज का वातावरण है और एक्सचेंज है, और P1 जो एक प्रोसेसर है, जैसे एक्टिव प्रोसेसर है, नॉर्मली एक्टिव रहता है, और P2 जो है वो स्टैंड बाई प्रोसेसर है। यानी स्टैंड बाई का अर्थ होता है कि कतार में खड़े होकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, यानी एक तरह से बैकअप। ठीक वैसे ही जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं, जैसे स्टेपनी होती है हमारी, हम कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो एक जैसे कार में हमारी स्टेपनी है वो बैकअप के लिए होती है। हम घरों में इन्वर्टर भी यूज़ करते हैं ताकि अगर मेंस पावर फेलियर हो जाए तो वो एज ए बैकअप के रूप में हम इन्वर्टर से पावर ड्रॉ कर सकें। तो वो भी एक तरह से क्या है, स्टैंड बाई है हमारा वहाँ। तो यहाँ पे भी हम जो है, ये जो P2 प्रोसेसर है ये P1 के लिए स्टैंड बाई है। अगर ये फेल होगा तो ये एक्शन में आएगा। तो यहाँ स्टैंड बाई मोड में जब एक्टिव प्रोसेसर फेल हो जाए तभी स्टैंड बाई प्रोसेसर एक्शन में आता है। और स्टैंड बाई प्रोसेसर हेतु एक आवश्यकता है, एक शर्त है, वो क्या है रिक्वायरमेंट, कि जब एक्टिव प्रोसेसर से कंट्रोल टेक ओवर करता है, यानी उससे जब कंट्रोल लेता है, तब एक्सचेंज की जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेट्स को है, उनको वो तुरंत रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का अर्थ है कि पुनः निर्माण कर ले उनका, यानी कि कौन सी ट्रंक्स और सब्सक्राइबर लाइंस बिजी हैं ये वो पता लगा लेवे, और उसी के अनुसार वैसी की वैसी तुरंत कॉपी करके और अपना काम शुरू कर दे। यानी कि बाहरी जो कस्टमर है, जो रियल वर्ल्ड में कस्टमर है, उसको इस बीच में कोई ऐसा इंटरप्शन आया या कोई फेलियर हुआ, इसका बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये सब हो जाए, ये रिकॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स हो जाएं, ये इसमें वो सक्षम होना चाहिए। कौन? जो स्टैंड बाई प्रोसेसर है। सो we can say कि in small exchanges this may be possible by scanning all the status signals as soon as the standby processor is brought into operation. And in such case only the calls which are being established at the time of failure of active processors are disturbed. In large exchanges it is not possible to scan all the status signals विद इन अ रीजनेबल टाइम। यानी कि जो लार्ज बड़े एक्सचेंजेस हैं उनमें ये संभव नहीं है कि सारी स्टेट्स को जो है एक वाजिब समय में रीड कर लिया जाए। छोटे एक्सचेंजेस में तो ये पॉसिबल है, लेकिन बड़े एक्सचेंज में ये संभव नहीं है। हेयर द एक्टिव प्रोसेसर कॉपीज द स्टेटस ऑफ द सिस्टम पीरियोडिकली, यानी सब थोड़े थोड़े समयांतराल से जो है रुक रुक कर जो एक्टिव प्रोसेसर है वो सिस्टम के स्टेटस को कॉपी करता रहता है। जो P1 प्रोसेसर है वो सिस्टम के स्टेटस को कॉपी करता रहता है। मान लिया जैसे मान लीजिए कि 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड के बाद वो कॉपी करके सेकेंडरी स्टोरेज में डालता रहता है। अब मान लीजिए जैसे ही स्विच ओवर होता है तो जो ऑनलाइन प्रोसेसर है, जो P1 है, वो अपनी जो मोस्ट रीसेंट अपडेट है, जो सिस्टम के बारे में उसका जो अद्यतन अपडेट है, उसको लोड कर देता है, या किसमें लोड कर देता है, सेकेंडरी स्टोरेज से स्टेटस लेकर के जो है उसको लोड कर देता है और जो है ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। तो ऐसी केस में क्या होगा, केवल वो कॉल्स जो है जो कि अपना स्टेटस चेंज करती हैं लास्ट अपडेट और फेलियर के बीच में, केवल वो ही जो है डिस्टर्ब होंगी। आई मीन टू से कि इन सच केस ओनली द कॉल्स विच चेंज स्टेटस बिटवीन द लास्ट अपडेट एंड द फेलियर ऑफ द एक्टिव प्रोसेसर आर डिस्टर्ब। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी क्या लिमिटेशन है। नाउ
इन दिस फिगर हम ये देख सकते हैं कि ये एक कॉमन बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। द शेयर्ड सेकेंडरी स्टोरेज नीड नॉट टू बी डुप्लीकेटेड एंड सिंपल यूनिट लेवल रिडंडेंसी विल बी सफिशिएंट। तो ये हमारा स्टैंड बाई ड्यूअल प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें P1 हमारा एक्टिव प्रोसेसर था, P2 स्टैंड बाई प्रोसेसर था, और स्टैंड बाई जो है उसको हमने डैश डैश से दिखा रखा है, ये डॉटेड लाइंस दिखा रखी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सिंक्रोनस डुप्लेक्स ऑपरेशन आदि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।